गुड मॉर्निंग ऑफ यू, वेलकम टू अमृत ज्ञान। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन सेशन से जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से, मेडिकल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो आइए आज देखते हैं हम केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट, जिसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन शास्त्र। ठीक है, इसमें हम पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी यानी आवर्त सारणी और आवर्तता चैप्टर को देखेंगे। क्या होती है आवर्त सारणी और आवर्तता। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू द पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी का परिचय। आवर्त सारणी क्या होती है? आवर्त सारणी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स आज तक खोजे गए हैं उनको एक क्रम से रखा गया है। ठीक है, उसमें क्रम से रखने का एक तरीका, मतलब उनको जो एलिमेंट्स रखे गए हैं वो एक एक ऐसी व्यवस्था से रखे गए हैं जिससे कि उनके जो फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी हो जाए। ठीक है, जैसे मतलब इसमें एलिमेंट्स को वर्गों में और आवर्तों में समाहित किया गया है। जैसे जो हमारे वर्ग हैं वो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ठीक है, और क्षैतिज रेखा में क्या है? आवर्त है। ठीक है, आवर्त क्या होते हैं? क्षैतिज रेखा में होते हैं और ऊर्ध्वाधर स्तंभ क्या होते हैं? वर्ग होते हैं। तो इस तरीके से एक पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया गया है। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का इतिहास क्या था? देखिए किसने पीरियोडिक टेबल को बनाया था? सबसे पहले एक दिमित्री मेंडलीव को करते थे। दिमित्री मेंडलीव, इन्होंने 1869 में आवर्त सारणी के निर्माण, जिन्हें आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, इन्हें आवर्त सारणी के निर्माण का श्रेय दिया गया था, इसलिए इन्हें जनक कहा जाता है। उन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया? जो एलिमेंट्स हैं उनके परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। और उन्होंने देखा कि समान गुण वाले तत्व एक नियमित अंतराल के बाद पुनः रिपीट हो रहे थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया और उन्होंने देखा कि एक जैसे गुण वाले जो एलिमेंट्स थे वो बार बार रिपीट हो रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है हेनरी मोसले। हेनरी मोसले ने बाद में परमाणु संख्या के आधार पर तालिका को पुनर्व्यवस्थित किया। यानी कि जो मेंडलीव थे उन्होंने परमाणु भार के आधार पर एलिमेंट्स को रखा था, लेकिन जो हेनरी मोसले बाद में आए थे उन्होंने जो एलिमेंट्स हैं उनके परमाणु क्रमांक के बाद, परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था। परमाणु क्रमांक होती है नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। मतलब जितने नाभिक में प्रोटॉन होते हैं उतना ही उस एलिमेंट का क्या होता है? परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, और इस प्रकार से व्यवस्थित किया था। ठीक है, परमाणु क्रमांक के रूप में व्यवस्थित किया, तो इसको ही आवर्त सारणी का आधुनिक संस्करण सामने आया था। ठीक है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में ही व्यवस्थित की गई है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पीरियोडिक टेबल है, ये देखिए क्या है? तो एक पीरियोडिक टेबल है जिसमें एलिमेंट्स को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि इनका परमाणु क्रमांक लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो है ओरिएंटल ऊर्ध्वाधर स्तंभ और क्षैतिज पंक्तियां, क्षैतिज पंक्तियां हमारी ये है। ठीक है, ये सभी क्या है? क्षैतिज पंक्तियां हैं। कितनी है टोटल? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 हमारी क्षैतिज पंक्तियां हैं। ठीक है, ओरिएंटल, और यहाँ पर 18 रो है, जो 18 वर्ग हैं। ठीक है, देखिए जो कि कैसे वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है, ये हमारे क्या है? ऊर्ध्वाधर पंक्तियां जिन्हें वर्ग कहा गया। ठीक है, अब इन्हीं आवर्त और वर्गों में पीरियोडिक टेबल को समाहित किया गया था। ठीक है, अब इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो किस टाइप के हैं? एल्कली मेटल है।
ठीक है। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स, अदर नॉन मेटल्स, हेलोजेंस है, नोबल गैस है, ठीक है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, लैंथेनाइट एलिमेंट्स हैं, एक्टिनाइट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और ये जो पीरियोडिक टेबल है इसे 4 भागों में बांटा भी गया था। कौन कौन से? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, 4 ब्लॉक में बांटा गया है। जैसे देखिए एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, और बीच में रखा गया था डी ब्लॉक को, और सबसे नीचे स्थान दिया गया है एफ ब्लॉक को। तो ये हमारी आवर्त सारणी है एस, पी, डी और एफ, इसे 4 ब्लॉक में बांटा गया था, ठीक है। एस ब्लॉक में हमारे 2 कॉलम आते हैं, 2 स्तंभ 1 और 2, ठीक है। पी ब्लॉक में 6 आते हैं, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। डी ब्लॉक में देखिए कितने आते हैं हमारे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। कितने हो गए? 10 स्तंभ इसमें आते हैं डी ब्लॉक, ठीक है। और एफ ब्लॉक हमारा ये रहा, ठीक है। 6 और 7 आवर्त में जो है वो एफ ब्लॉक है, ठीक। तो ये रहा हमारा आवर्त सारणी का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखिए इसमें अब हम संरचना की बात करते हैं। आवर्त सारणी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी में निम्न आवर्त और समूह शामिल हैं, ठीक है। देखिए पहला पीरियड्स यानी रोज या पंक्तियां, ठीक। 36 पंक्तियां। आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं जो कि 36 रेखा में हैं, ठीक है। जो 36 रेखा में पंक्तियां हैं उन्हें ही आवर्त कहते हैं, और ये कितनी है? टोटल 7 है, जैसा कि अभी हमने पीरियोडिक टेबल में देखा था, ठीक। कितनी है? 7 आवर्त है। ऐसे ही जैसे जैसे आप किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ते हैं, बाएं से दाएं बढ़ेंगे तो परमाणु संख्या लगातार बढ़ती जाती है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बदलता जाता है, ठीक है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप्स, स्तंभ देखिए आवर्त सारणी में कुल 18 स्तंभ हैं, ठीक है, जो कि ऊर्ध्वाधर हैं, ठीक है। आवर्त सारणी में 18 समूह हैं, बाएं से दाएं 1 से 18 तक इस पर नंबर लिखा गया है, 1 से 18 तक इस पर नंबर लिखा गया है बाएं से दाएं की ओर, ठीक है। और एक ही समूह के तत्वों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि इसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, यानी कि जो एक ही समूह में एलिमेंट पाए जाते हैं उसमें सभी में प्रत्येक एलिमेंट की संयोजकता समान होती है, और संयोजकता समान होने के कारण इनके रासायनिक गुण भी समान होते हैं, ठीक है। समूहों को कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे देखिए ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 17 हैलोजन एंड ग्रुप 18 नोबल गैस, ठीक है। एल्कली मेटल यानी क्षारीय धातुएं, और एल्कलाइन अर्थ मेटल ये क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं। हैलोजेंस ये हैलोजन गैसें होती हैं, HCl, Bri, ठीक। और नोबल गैस यानी आदर्श गैस यानी अक्रिय गैस होती है, जिसे ग्रुप 18 में रखा गया है। आवर्त सारणी की मुख्य विशेषताएं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आवर्त सारणी की मुख्य विशेषताएं। क्या विशेषताएं हैं? पहला मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, धातु और उपधातु। क्या क्या है धातु, उपधातु? धातु आवर्त सारणी के बाईं ओर केंद्र में पाई जाती है। जो हमारी आवर्त सारणी है उसके बाईं ओर केंद्र में धातुएं पाई जाती हैं, और यह धातुएं आमतौर पर ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। धातुओं में आघात वर्तनीयता और तन्यता का गुण भी पाया जाता है, ठीक है। धातुओं में ऊष्मा का भी प्रभाव आसानी से होता है, और इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा का प्रभाव भी आसानी से होता है, क्योंकि जो धातुएं हैं उनसे बिजली की तार बनाए जाते हैं, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम आदि, ठीक है। और लोहा होता है, लोहा को अगर हम गर्म करेंगे तो उसमें ऊष्मा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो इसलिए ऊष्मा और बिजली के अच्छे संबंध होते हैं। आघात वर्तनीयता, जो धातु होती है उन्हें पीट कर पतली चादर बनाई जाती है, जैसे सोने की, लोहे की, सिल्वर की, ठीक है, चादर बनती है। और तन्यता यानी तन्यता का मतलब क्या होता है? धातुओं को खींचकर पतले पतले तार बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे धातु देखिए सोडियम धातु, मैग्नीशियम धातु,
ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आदि, ये सभी धातुओं के एग्जाम्पल। नेक्स्ट अधातु तालिका के दाईं ओर पाई जाती है। जो हमारी आवर्त सारणी है उसमें दाईं ओर क्या पाई जाती है बच्चों? अधातुएं पाई जाती है। और अधातुएं ऊष्मा और बिजली के खराब संवाहक होते हैं। इसमें ऊष्मा और बिजली का प्रभाव नहीं होता है, ठीक है, इसलिए ये खराब संवाहक होते हैं और ये ठोस रूप में भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब होता है अगर अधातुओं पर अगर थोड़ा सा भी फोर्स लगाया जाए, बल लगाया जाए, तो ये आसानी से टूट जाती है, ठीक है, इसलिए क्या होती है? भंगुर होती है। ठीक, एग्जाम्पल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, सल्फर, ये सभी क्या है? अधातु है। नेक्स्ट उपधातु। उपधातु का मतलब होता है धातु और अधातु के बीच की कड़ी होती है। मतलब उपधातु में धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं और इन्हें अर्धचालक या सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल सिलिकॉन और बोरॉन, ठीक है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन आदि, ये सभी उपधातु होते हैं। इसमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। संक्रमण तत्व जो होते हैं वो समूह 3 से 12 में पाए जाते हैं। जो हमारा समूह 3 से लेकर 12 तक है वे धातुएं जिनमें आंशिक रूप से डी कक्षक पाए जाते हैं, ठीक है, और इनमें विभिन्न ऑक्सीकरण संख्या मिलती है और ये रंगीन आयन भी या रंगीन यौगिक भी बनाते हैं, ठीक है। संक्रमण तत्व क्या होते हैं? इनमें रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं और इनकी ऑक्सीकरण संख्या अलग अलग होती है, यानी एक एलिमेंट की ऑक्सीकरण संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है और ये रंगीन यौगिक बनाते हैं, ठीक है। और ये किसमें पाए जाते हैं? समूह 3 से लेके 12 में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इतना संक्रमण तत्व के बारे में आप जान लीजिए, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल है आयरन, कॉपर आदि। संक्रमण तत्व जो होते हैं वो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, ठीक है। आवर्त सारणी में आवर्तता। नेक्स्ट टॉपिक आवर्त सारणी में आवर्तता, यानी आवर्तता तत्वों के गुणों में आवर्ती प्रवृत्तियों या पैटर्न को संदर्भित करती है। जब आप किसी आवर्त में अवधि में या किसी समूह में नीचे जाते हैं तो प्रवृत्तियों तत्वों के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था का होता है, ठीक है। आवर्त सारणी में आवर्तता क्या होती है? आवर्तता तत्वों के गुणों में आवर्ती प्रवृत्तियों पैटर्न को संदर्भित करती है, ठीक है। जब हम आवर्त में ऊपर से नीचे या बाएं से दाएं चलते हैं तो उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। अब एटॉमिक साइज, परमाणु आकार यानी परमाणु त्रिज्या। क्या है परमाणु त्रिज्या? देखिए आवर्त में जैसे जैसे हम आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ते हैं परमाणु का आकार घटता जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ गुण है आवर्त सारणी में आवर्तता के। तो देखिए पहला क्या है? आवर्त में जैसे जैसे आप आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, समझ लीजिएगा, जैसे जैसे आप आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो इनका परमाणु का आकार घटता जाता है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या लगातार बढ़ती है, इससे इलेक्ट्रॉन नाभिक के करीब आ जाते हैं, ठीक है। यानी परमाणु का आकार क्या होता है? घटता जाता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक के और करीब आता जाता है। समूह में क्या होता है? समूह में नीचे की ओर जाते हैं। समूह क्या होते हैं? आवर्त में तो बाएं से दाएं जाते हैं, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं। जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता जाता है, क्योंकि इसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जुड़ते चले जाते हैं। जब अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जुड़ते चले जाएंगे तो नाभिकीय आवेश के प्रभाव अधिक हो जाते हैं, ठीक है। यानी जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो नाभिकीय आवेश क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा, जिससे परमाणु का आकार भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आयनीकरण ऊर्जा की, आयनाइजेशन एनर्जी। देखिए आयनीकरण ऊर्जा क्या होती है? ये एक ऐसी ऊर्जा है जो गैसीय अवस्था में किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होती है। जैसे किसी परमाणु से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी
वह उस एलिमेंट की आयनीकरण ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, जैसे हम सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालें तो उसकी आयनीकरण ऊर्जा कितनी होगी? 1। ठीक है, अब आवर्त में क्या होता है आयनीकरण ऊर्जा? आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनीकरण ऊर्जा बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि परमाणु छोटे होते हैं। जब परमाणु छोटे होंगे तो नाभिक इलेक्ट्रॉनों को अधिक मजबूती से पकड़ लेगा और इसको निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता भी होगी। ठीक है, तो इसलिए आवर्तों में बाएं से दाएं जाने पर आयनीकरण ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए समूह में क्या होता है आयनीकरण ऊर्जा। आयनीकरण ऊर्जा समूह में कैसे प्रभाव डालती है? देखिएगा, समूह में जब हम नीचे की ओर जाते हैं, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आयनीकरण ऊर्जा घटती जाती है। क्यों घटती जाती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जब नाभिक से दूर होगा तो उनके बीच, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बल कम होगा, जिससे आयनीकरण ऊर्जा का मान भी कम होगा। ठीक है, तो आवर्त में क्या होता है? आयनीकरण ऊर्जा बढ़ती जाती है और समूह में घटती जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल के कारण होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन आत्मीयता या इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं। ये एक ऐसी ऊर्जा है जो गैसीय अवस्था में किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर मुक्त होती है। मतलब क्या हुआ? कोई गैसीय अवस्था में कोई एटम यानी परमाणु है, ठीक है, जब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो कुछ ना कुछ ऊर्जा मुक्त होगी। ठीक है, तो ऊर्जा जितनी मुक्त होगी वह उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाएगी। ठीक है, आवर्त में क्या प्रभाव पड़ता है? आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता ऋणात्मक होती है। क्यों होती है? क्योंकि परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, जब हम आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक ऋणात्मक होती है, क्योंकि परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अधिक संभावना होती है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? जैसे जैसे आप समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? नकारात्मक। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति में कमी का संकेत। ठीक है, क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रॉन बंधुता नकारात्मक होती है। कब नकारात्मक होती है? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति में कमी का संकेत होता है। ठीक है, तो जान लीजिए आवर्त में अधिक ऋणात्मक और समूह में कम ऋणात्मक। ठीक है, ये मेन पॉइंट है, इसका याद रखना। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी वैद्युत ऋणात्मकता। देखिए वैद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? एक परमाणु की वह प्रवृत्ति है, वैद्युत ऋणात्मकता एक परमाणु की वह प्रकृति है जिसमें वह किसी अन्य परमाणु से जुड़ते समय इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चों? यह किसी अन्य परमाणु से जुड़ते समय इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की एक क्षमता होती है। ठीक है, जिसे वैद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। आवर्तों में वैद्युत ऋणात्मकता बाएं से दाएं बढ़ती है। जब हम बाएं से दाएं आवर्तों में बढ़ेंगे तो इसमें विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर वैद्युत ऋणात्मकता घटती है। ठीक है बच्चों, आवर्तों में बढ़ेगी और समूह में घटेगी। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण। देखिए क्या है? पहला, क्षार धातुएं। क्षार धातुएं क्या होती हैं? ये अत्यधिक क्रियाशील होती है। ठीक है, हाईली रिएक्टिव, विशेष रूप से जल के साथ तथा जल के साथ क्रिया करके प्रबल क्षार भी बनाती हैं। ठीक है, क्षार धातुएं अधिक रिएक्टिव होती हैं, विशेष रूप से जल के साथ क्रिया करके ये प्रबल क्षार बनाती हैं और इनका गुण ये मुलायम होती हैं, कम गलनांक होता है, ऊष्मा बिजली के उत्कृष्ट संभाग होते हैं। ठीक है, मुलायम होती है, गलनांक कम होता है, जरा सा टेम्परेचर देंगे गल जाएगी, और ऊष्मा बिजली के उत्कृष्ट संभाग होते हैं जैसे सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम क्षार धातु के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट, एल्कलाइन अर्थ मेटल क्षारीय धातु।
क्षारीय मृदा धातु अभिक्रियाशील होती है, यानी कम क्रियाशील होती है, ठीक है, क्षार की तुलना में। क्षारीय मृदा धातु क्षार की तुलना में कम क्रियाशील होती है और इनका गुण क्या है, ये कठोर होते हैं, हार्डनेस होती है, गलनांक उच्च होता है, इन्हें अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। कठोर होने के कारण इनके लिए गलाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। क्षार धातुओं की तुलना में जल के साथ प्रतिक्रियाशील होते हैं, यानी कम क्रियाशील होते हैं, ठीक है, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो ये थे हमारे एल्काइल अर्थ मेटल। नेक्स्ट हैलोजन। हैलोजन को ग्रुप 17 में रखा गया है। किसमें रखा गया है? ग्रुप 17 में रखा गया है। हैलोजन बहुत ही क्रियाशील अधातु है। क्या है? अधातु होती है, ठीक है, ध्यान रखना, ये अधातु होते हैं हैलोजन। विशेष रूप से क्षार और क्षारीय मृदा धातुओं के साथ मिलकर लवण भी बनाते हैं, ठीक है। हैलोजन क्षार और क्षारीय मृदा धातुओं के साथ मिलकर लवण बनाते हैं। गुण क्या है? ये कमरे के तापमान पर विभिन्न अवस्थाओं में पाए जाते हैं। रूम टेम्परेचर पर अलग अलग अवस्थाओं में पाए जाते हैं, जैसे फ्लोरीन गैसीय अवस्था में होती है, क्लोरीन गैसीय अवस्था में होती है, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होती है, तरल अवस्था में होती है, और आयोडीन ठोस अवस्था में होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो फ्लोरीन और क्लोरीन गैसीय अवस्था में, ब्रोमीन तरल अवस्था में और आयोडीन ठोस अवस्था में होती है, ठीक है। ये थे हमारे हैलोजन। नेक्स्ट नोबल गैस। नोबल गैस यानी उत्कृष्ट गैसें या आदर्श गैसें या इन्हें अक्रिय गैस भी कहते हैं और इनको ग्रुप 18 में रखा गया है। ये बहुत स्थिर और अक्रियशील होते हैं क्योंकि इनका बाह्य इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरा होता है, ठीक है। इनका जो बाह्य शेल है वो पूर्ण रूप से भरा होने के कारण ये स्थिर होते हैं, ये नॉन रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं और इन्हें अक्रिय गैस भी कहते हैं। जैसे, और इनके गुण देख लीजिए, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और गैर ज्वलनशील। ना तो इनमें कोई रंग होता है, ना ही इसमें कोई स्वाद होता है, ना ही इसमें कोई गंध आती है और ना ही ये ज्वलनशील होते हैं, ठीक है। और ये इनके एग्जाम्पल क्या है बच्चों? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेनॉन, ये सभी क्या है? उत्कृष्ट गैस हैं। स्पेशल ब्लॉक इन पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी में कुछ विशेष ब्लॉक हैं। देखिए क्या है विशेष ब्लॉक? लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, जो कि एफ ब्लॉक में रखे गए। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो है वो एफ ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। लैंथेनाइड, एक्टिनाइड आवर्त सारणी के निचले भाग में स्थित है। जो मेन आवर्त सारणी है उसके निचले भाग में एफ ब्लॉक को रखा गया है और उसी में दो आवर्त होते हैं और उन दोनों आवर्तों में एक लैंथेनाइड होता है और एक एक्टिनाइड होता है। लैंथेनाइड ये दुर्लभ मृदा धातु के रूप में जाने जाते हैं। कैसे जाने जाते हैं? दुर्लभ मृदा धातु के रूप में जाने जाते हैं। इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक और चुंबक बनाने में किया जाता है, ठीक है। और एक्टिनाइड क्या होते हैं? ये रेडियोधर्मी होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, जैसे यूरेनियम और थोरियम जैसे तत्व शामिल होते हैं, ठीक है। तो लैंथेनाइड क्या होते हैं? दुर्लभ मृदा धातु होती हैं। इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स और चुंबक के रूप में किया जाता है। एक्टिनाइड रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जैसे यूरेनियम, थोरियम आदि, ठीक है। और ये विस्फोटक पदार्थ भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन मेटल्स क्या है? डी ब्लॉक, संक्रमण धातु। इन तत्वों की विशेषता उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं रंगीन यौगिक बनाने की क्षमता पर है, ठीक है। कैसी है? इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं अलग अलग होती हैं और ये रंगीन यौगिक बनाते हैं, ठीक है। वे औद्योगिक अनुप्रयोग और जैविक प्रणालियों में भी महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। यानी इनका प्रयोग कहां पर किया जाता है? औद्योगिक में भी किया जाता है और जैविक प्रणाली यानी जैसे हीमोग्लोबिन में भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स, इन द पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में समरी देखिए क्या है? समराइज आवर्त सारणी। पहला एटॉमिक साइज, परमाणु आकार। परमाणु आकार जब हम पीरियड्स यानी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो कम होता जाता है और समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो बढ़ता जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आयनीकरण ऊर्जा। आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर बढ़ती है और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कम होती जाती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता देखिए, आवर्त में और अधिक नकारात्मक होती जाती है। आवर्त में नकारात्मक होती चली जाती है और समूह में कम नकारात्मक होती है, ठीक है। विद्युत ऋणात्मकता। आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर बढ़ती है और समूह में कम होती जाती है, ठीक है।
धात्विक चरित्र यानी मेटालिक, मेटालिक मतलब धात्विक गुण, ठीक है। धात्विक गुण क्या होता है, आवर्त में कम होता जाता है और समूह में बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एक समरी थी, ठीक है, आवर्त सारणी की, ठीक है। तो ध्यान रखना इस टेबल को याद करना, यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। नेक्स्ट, नर्सिंग और चिकित्सा में आवर्त सारणी का अनुप्रयोग। नर्सिंग और चिकित्सा में आवर्त सारणी किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, फार्माकोलॉजी, तत्वों के रासायनिक गुणों को समझना दवाओं और औषधि के विकास में मदद करता है। उदाहरण के लिए आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसी धातुओं के गुणों को समझना एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस और मांसपेशियों के विकार के लिए जो उपचार किया जाता है तो उनके डिजाइन करने में मदद करता है, ठीक है। यानी आवर्त सारणी का समझना हमारे लिए फार्माकोलॉजी की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब किसी रोगी को दवाई दी जाती है तो उसमें जो बीमारी होती है उसके अनुसार ही किसी एलिमेंट्स को यूज किया जाता है। जैसे एनीमिया की कमी के लिए आयरन नामक टैबलेट दी जाती है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी जो हड्डियां कमजोर होती है उनके लिए कैल्शियम युक्त दवाई दी जाती है, और मांसपेशियों के विकार के लिए मैग्नीशियम युक्त दवाई दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, जैव रसायन। जैव रसायन में भी आवर्त सारणी का महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे एंजाइम हार्मोन के लिए, ठीक है। एंजाइम हार्मोन के गुणों को भी प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट, रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी उत्कृष्ट गैस जैसे जेनॉन, ठीक है, जो जेनॉन है वो क्या है, उत्कृष्ट गैस है, नोबल गैस है। एक्टिनाइड श्रृंखला के रेडियोधर्मी समस्थानिकों का उपयोग नैदानिक इमेजिंग और रेडियोथेरेपी में भी किया जाता है। जो एक्सरे वगैरह होते हैं उसमें क्या होता है, एक्टिनाइड जो रेडियोधर्मी एलिमेंट्स होते हैं उनका उपयोग किया जाता है, ठीक है, रोगी की देखभाल के लिए। आवर्त सारणी को समझने से तत्वों के विश्व विज्ञान को समझने में सहायता मिलती है, जैसे भारी धातुओं के गुणों के ज्ञान से सीसा विषाक्त और पारा विषाक्तता को भी रोका जा सकता है, ठीक है। जो लेड विषाक्तता होती है और पारा विषाक्तता होती है तो उसको रोकने के लिए हमें आवर्त सारणी का अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, केमिकल बॉन्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। आइए जानते हैं क्या है केमिकल बॉन्डिंग। इसके अंतर्गत हम आयनिक और सहसंयोजक बंध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या होते हैं रासायनिक बंध का परिचय। रासायनिक बंध वह बल है, रासायनिक बॉन्ड एक ऐसा बल होता है जो किसी अणु या यौगिक में दो या दो से अधिक परमाणु को एक साथ रखता है, ठीक है। यानी दो या दो से अधिक परमाणु को एक साथ रखता है, उन्हें जोड़कर रखता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, एक बंध कहलाता है, ठीक है। ये बॉन्ड के कारण होता है। ये बंध परमाणुओं के बीच आकर्षण के कारण बनते हैं। जब उनमें अट्रैक्शन फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स के कारण उसमें बॉन्ड बनते हैं, और परमाणुओं के सबसे बाहरी गोले में मौजूद इलेक्ट्रॉन इस प्रक्रिया में अहम भूमिका भी निभाते हैं, ठीक है। जो किसी भी एलिमेंट के लास्ट सेल में जो जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए वही महत्वपूर्ण होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो केमिकल बॉन्ड है वह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नंबर एक आयनिक बॉन्ड और दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, देखिए आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब परमाणु एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करता है। देखिए बच्चों, आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड एक ऐसा बंधन है, एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें एक परमाणु दूसरे परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, जिससे जो एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर नेगेटिव चार्ज रहता है। और ये बॉन्ड हमेशा धातु और अधातु के बीच ही बनता है। इस प्रकार का बॉन्ड कहां बनता है बच्चों, धातु और अधातु के बीच ही बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि आयनिक बॉन्ड किस किस के बीच बनता है, तो धातु और अधातु के बीच बनता है, ठीक है। और आयनिक बॉन्ड में दोनों ही एलिमेंट्स चार्ज हो जाते हैं, यानी आवेशित हो जाते हैं, एक धनायन और एक ऋणायन। जैसे यहां पर देखिए, ये फिगर के हिसाब से समझाया गया है। देखिए यहां पर सोडियम और यहां पर लिया है क्लोरीन, यानी सोडियम
और क्लोरीन। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर बच्चों होता है 11 और Cl होता है 17। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 281 हो जाएगा और क्लोरीन का 28 और 7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर सोडियम के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अपना लास्ट सेल भरने के लिए, लेकिन क्लोरीन के लिए मात्र 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो क्या करेगा, ये वाला सोडियम अपना अंतिम इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा, जिससे इसका अष्टक भी पूर्ण हो जाएगा बाहरी कोश, और इसका भी बाहरी कोश जो है अंतिम सेल पूर्ण हो जाएगी, और इस तरीके से ये एक आयनिक बॉन्ड भी बना लेंगे। ठीक है, जब सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस चार्ज आ जाएगा, और क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, और ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, NaCl का निर्माण कर लेंगे, जिसे सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। तो ये रहा हमारा आयनिक बॉन्ड। ठीक है बच्चों, अब फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड क्या है देखिए। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, कम विद्युत ऋणात्मक वाला परमाणु, मतलब जिसकी ऋणात्मकता कम होती है, वह क्या करता है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को खो देता है, यानी अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। ठीक है, और एक धनात्मक आवेश आयन बन जाता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर क्या आ जाता है, एक धनात्मक आवेश आ जाता है। ठीक है बच्चों, उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाला परमाणु इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, कम विद्युत ऋणात्मकता वाला परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाला परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उस पर धनात्मक आवेश, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर ऋणात्मक आवेश बन जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण क्या होता है, विपरीत आवेशित आयन धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच प्रबल इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण बल द्वारा एक साथ बंधे होते हैं, जिससे आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, क्यों बनता है, क्या कारण है, तो इसका कारण है इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण बल। ठीक है, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण बल के कारण इनके बीच आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, विपरीत आवेशित आयन धनात्मक होते हैं और ऋणात्मक आयनों के बीच प्रबल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं। एग्जाम्पल समझिए, आयनिक बंध का उदाहरण, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम के बाहरी आवरण में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के बाहरी आवरण में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी मैंने समझाया भी था। ठीक है, तो सोडियम के बाहरी आवरण में कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब सोडियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, और सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन खो देगा और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो सोडियम पर धनात्मक आवेश आ जाएगा और क्लोरीन पर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा, और इस प्रकार से दोनों के बीच आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। अब आयनिक यौगिक के गुण क्या होते हैं देखिए, प्रॉपर्टीज। आयनिक यौगिक के प्रॉपर्टीज में देखिए, उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है, यानी इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। क्यों होता है, क्योंकि आयनिक यौगिकों में आयनों के बीच मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक बल होता है, जिन्हें तोड़ने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, आयनिक यौगिकों के आयनों के बीच मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक बल के कारण इन्हें तोड़ने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे इनके गलनांक और क्वथनांक हाई होते हैं। विद्युत चालकता, आयनिक यौगिक जल में घुलने पर या पिघले हुए रूप में विद्युत का संचालन कर सकते हैं, क्योंकि आयन गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ये घुलने या पिघले हुए रूप में विद्युत का संचालन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आयन जो है वो स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठीक, घुलनशीलता, कई आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। जो आयनिक यौगिक है वो जल में घुलनशील होते हैं। भंगुरता, आयनिक यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं, इन पर थोड़ा सा भी बल लगा दिया जाए तो ये आसानी से टूट जाते हैं, क्योंकि समान आवेश वाले आयन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश वाले एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, आकर्षित करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए।
नेक्स्ट कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए अब बारी आती है कोवैलेंट बॉन्ड की। क्या है कोवैलेंट बॉन्ड? सहसंयोजक बंध तब बनता है, देखिए कब बनता है? सहसंयोजक बंध तब बनता है जब परमाणु स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं। इस प्रकार का बंधन आमतौर पर गैर धातु परमाणु के बीच बनता है। जो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, गैर धातु परमाणु, उनके बीच कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। इसमें धातु नहीं होती, इसमें अधातु होती है, ठीक है, नॉन मेटल्स। ठीक है, जब नॉन मेटल्स के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, पार्टनरशिप होती है, तो उनके बीच कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। देखिए आइए समझिए। कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण किस तरीके से होता है? फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन साझेदारी, यानी कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। ठीक है, इस बंधन में परमाणु एक स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है। मतलब कोई भी परमाणु जो है वो अपने अंतिम कोश में, मतलब अंतिम कोश को पूर्ण रूप से भरना चाहता है और जिससे वो स्थिर हो जाए। ठीक है, तो यहां पर देखिए, और स्थिर होने के लिए उसके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, जैसे, और ये अष्टक नियम के रूप में जाना जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना किसके रूप में जाना जाता है? अष्टक नियम के रूप में प्राप्त, अष्टक नियम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन साझा कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अब साझा कैसे करते हैं? ये साझा 3 तरीके से हो जाता है। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे तो सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक जोड़ी साझा की जाती है तो सिंगल बॉन्ड, जैसे H2 में। ठीक है, डबल बॉन्ड, जब दो इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे तो डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, जैसे O2 में, और 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो वहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, जैसे N2। समझिएगा, H2 में क्या होता है? हाइड्रोजन के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और इसी तरीके से दूसरे हाइड्रोजन के अंतिम कोश में भी 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो आपस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेंगे और इसका अंतिम कोश पूर्ण रूप से भर जाएगा। दोनों के अंतिम कोश में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस तरीके से इनमें एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। नेक्स्ट डबल बॉन्ड, O2 यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंतिम कोश में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। कितने? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरीके से। अब इसमें ऑक्सीजन को अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? आपस में साझा कर लेंगे। तो इसके भी 6 और 2 8 हो गए, और इसके भी 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे? स्थायी हो जाएंगे, और इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब बात करते हैं N, यानी नाइट्रोजन के बीच। देखिए, नाइट्रोजन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बच्चों? 5। जी हाँ, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने हैं, तो 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे, यानी 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे, और यहाँ पर बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरीके से ये थ्योरी थी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा, और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के कारण ही यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है, और कोवैलेंट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड 3 प्रकार के हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? इसके एग्जांपल देखिएगा। H2 हाइड्रोजन अणु, अभी मैंने समझाया भी था। हाइड्रोजन अणु देखिए, प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के बाहरी आवरण में एक इलेक्ट्रॉन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तथा अपना आवरण पूरा करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हाइड्रोजन के बीच एकल बॉन्ड बनता है, यानी सिंगल बॉन्ड बनता है, और अपने हाइड्रोजन जो है अपना एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन पूर्ण कर लेता है। ठीक है, जिससे एकल सहसंयोजक बंध बनता है और हाइड्रोजन अणु स्थिर हो जाता है। ठीक है,
ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच देखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, प्रत्येक ऑक्सीजन के बाहरी आवरण में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आवरण पूरा करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। इसलिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच 2 जोड़े इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है और आपस में साझा करके डबल बॉन्ड बना लेते हैं और जिससे ये अणु O2 बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, सहसंयोजक यौगिकों के गुण। देखिए इनके गलनांक कम और क्वथनांक भी कम होते हैं, यानी इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि सहसंयोजक यौगिकों में अणुओं के बीच कमजोर बल होता है जिसे अंतरा आणविक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कहते हैं। इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। ठीक है, आयनिक बॉन्ड के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है और कोवेलेंट कंपाउंड के बीच इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अधिक मजबूत होता है और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर होता है। ठीक है, यहां पर अंतरा आणविक बल लग रहा है कोवेलेंट कंपाउंड्स में, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। ठीक है, विद्युतीय इंसुलेशन, सहसंयोजक यौगिक किसी भी अवस्था में विद्युत का संचालन नहीं करते हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, फ्री पार्टिकल्स नहीं पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनमें विद्युत का संचालन नहीं होता है। घुलनशीलता, सहसंयोजक यौगिक गैर ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील हो सकते हैं लेकिन आमतौर पर पानी में घुलनशील नहीं। ठीक है, जो कोवेलेंट यौगिक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स, ये बेंजीन यानी ध्रुवीय गैर ध्रुवीय विलायकों में मिले होते हैं लेकिन जल में घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक है, जल में घुलनशील नहीं होते। गैर भंगुर यानी इसमें भंगुरता नहीं पाई जाती है, यानी आसानी से ये टूटते नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये आयनिक यौगिक की तुलना में अधिक नरम और अधिक लचीले होते हैं। ठीक है, जो आयनिक यौगिक है उसकी तुलना में कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड अधिक नरम होते हैं और लचीले होते हैं जिससे ये गैर भंगुर भी होते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज थी हमारी सहसंयोजक यौगिकों की। क्या थी एक बार फिर देख लीजिए, कम गलनांक कम क्वथनांक होता है और विद्युत इंसुलेशन यानी विद्युत का संचालन नहीं करते हैं। इसमें गैर ध्रुवीय विलायकों बेंजीन में घुलनशील होते हैं और जल में घुलनशील नहीं होते हैं और ये भंगुरता प्रदर्शित नहीं करते हैं। नेक्स्ट, कंपैरिजन बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक और सहसंयोजक बंध के बीच तुलना करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन यानी गठन, किस प्रकार निर्माण होता है कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड का निर्माण देखिए, परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने के कारण आयनिक बॉन्ड बनता है और परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होने के कारण कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, बॉन्ड टाइप, देखिए आयनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण बल लगता है। जो आयनिक बॉन्ड है उसके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण बल लगता है और कोवेलेंट बॉन्ड के बीच इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। कोवेलेंट बॉन्ड के बीच क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। उदाहरण, आयनिक बॉन्ड में NaCl, NGO, ये इसके एग्जाम्पल हैं और कोवेलेंट बॉन्ड में H2O, ऑक्सीजन अणु और नाइट्रोजन अणु, ये इसके एग्जाम्पल। ठीक है, गलनांक क्वथनांक की बात करें तो गलनांक क्वथनांक आयनिक बॉन्ड में मजबूत होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं? इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाता है और ये मजबूत नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कमजोर होते हैं। कैसे होते हैं? कमजोर। कोवेलेंट बॉन्ड, इनके गलनांक क्वथनांक कमजोर होते हैं क्योंकि इनके बीच क्या लगा होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगा होता है, कमजोर बल लगा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी विद्युत का संचालन, पिघली हुई या जलीय अवस्था में बिजली का संचालन करते हैं। ठीक है, आयनिक बॉन्ड पिघली हुई या जलीय अवस्था में संचालन करते हैं लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में बिजली का संचालन नहीं होता है। घुलनशीलता, आयनिक यौगिक जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं और कोवेलेंट यौगिक घुलनशीलता
ध्रुवता पर निर्भर करती है, यानी वो ध्रुवता के आधार पर, अगर गैर ध्रुवीय होंगे तो उसमें घुलनशील होंगे और ध्रुवीय होंगे तो उसमें घुलनशील नहीं होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, कमरे के तापमान पर अवस्था। कमरे के तापमान पर देखिए, कमरे के तापमान पर आयनिक यौगिक ठोस होते हैं और सहसंयोजक यौगिक ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, आयनिक यौगिक सदैव कैसे होते हैं, क्रिस्टलीय यानी ठोस रूप में होते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड यानी कोवेलेंट कंपाउंड्स गैस, द्रव या ठोस, तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं। स्ट्रेंथ, ताकत किसमें ज्यादा होती है, आयनिक बॉन्ड अधिक मजबूत होता है और भंगुर होता है। ठीक है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड लचीला होता है और मुलायम होता है, साथ ही कमजोर भी होता है। ठीक है, तो मजबूत कौन, आयनिक बॉन्ड, कमजोर कौन, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, एग्जांपल एलिमेंट इन्वॉल्व, देखिए शामिल तत्वों का उदाहरण, धातु और अधातु। धातु और अधातु के बीच आयनिक बॉन्ड बनता है और गैर धातुओं के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड कब बनता है, धातु और धातु के बीच। कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब नॉन मेटल्स हो यानी गैर। ठीक है, नेक्स्ट, पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ध्रुवीय और गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। देखिए क्या है ये ध्रुवीय और गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। तो पहला देखिए ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध तब बनता है जब इलेक्ट्रॉनों को परमाणुओं के बीच असमान रूप से साझा किया जाता है। ऐसा तब होता है जब एक परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता दूसरी की तुलना में अधिक होती है, जिसका अर्थ यह है कि यह साझा इलेक्ट्रॉन को और अधिक मजबूती से आकर्षित करता है। जैसे जल, जल कैसा है, ध्रुवीय होता है, H2 कैसा है, ध्रुवीय। ठीक है, तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन की तुलना में अधिक होती है, इसलिए ये साझा इलेक्ट्रॉन को अधिक मजबूती से आकर्षित करता है, जिससे ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणात्मक आवेश आ जाता है और हाइड्रोजन पर आंशिक धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है, और इस तरीके से उनके बीच ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनता है। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, देखिए क्या है, गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध तब बनता है जब समान विद्युत ऋणात्मकता वाले दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों को समान रूप से साझा किया जाता है। ठीक है, नॉन पोलर में क्या होते हैं, इसमें दो समान विद्युत ऋणात्मकता वाले एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच, या ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच, या नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच। हाइड्रोजन हाइड्रोजन में देखिए H2, दो हाइड्रोजन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता सदैव समान होती है, इसलिए वे समान रूप से इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, जिससे एक गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनता है। ठीक है, तो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध में एलिमेंट्स अलग अलग होते हैं, यानी अणु दोनों अलग अलग होंगे, यानी दोनों की विद्युत ऋणात्मकता अलग अलग होगी। लेकिन गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध में क्या होता है बच्चों, इसमें एक ही प्रकार के अणु होते हैं, यानी उसमें समान प्रकार की विद्युत ऋणात्मकता पाई जाती है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल बॉन्ड इन नर्सिंग एंड मेडिसिन। नर्सिंग और चिकित्सा में रासायनिक बंध का महत्व क्या है। ड्रग डिजाइन, औषधि की डिजाइन में दवाओं की प्रभावशीलता इस बात से निर्धारित होती है कि दवा के अणु में परमाणु शरीर में विशिष्ट स्ट्रक्चर के साथ कैसे बदलते हैं। ये समझना कि बंधन आयनिक है या सहसंयोजक है, इस बात को प्रभावित कर सकता है कि दवाएं कोशिका को कैसे इंटरेक्ट करेंगी। यानी ड्रग डिजाइन में जो औषधियां बनती हैं, तो उसको बनाने में बॉन्ड्स की जानकारी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उनके बीच जो ड्रग डिजाइन किया है उसमें किस प्रकार का बॉन्ड बना है, आयनिक है या कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, सेकंड, बायोकेमिकल रिएक्शन यानी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं क्या है। कई जैव रासायनिक प्रक्रियाएं जैसे एंजाइम, सब्सट्रेट, अंतःक्रिया रासायनिक बंध के निर्माण पर निर्भर करती है, जिनमें सहसंयोजक और आयनिक बंधन आयनिक है या सहसंयोजक है, इस बात को भी प्रभावित करता है। ठीक है, और जो प्रोटीन और डीएनए जैसे जैव अणुओं की स्थिरता और प्रक्रियाशीलता को भी प्रभावित करता है। तो जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में भी आयनिक बॉन्ड महत्वपूर्ण
जिम्मेदारी निभाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें किस प्रकार का बॉन्ड शामिल है ये पता होना बेहद जरूरी है। जैसे प्रोटीन और डीएनए ये जैव रासायनिक प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। रोल इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस यानी शारीरिक प्रक्रियाओं में भूमिका। आयनिक बंध शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि सहसंयोजक बंध डीएनए, आरएनए और प्रोटीन जैसे जैव अणुओं की संरचना और कार्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ध्यान रखना, आयनिक बॉन्ड क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, और सहसंयोजक बंध डीएनए, आरएनए और प्रोटीन जैसे जैव अणुओं की संरचना और कार्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने समझा पीरियोडिक टेबल के बारे में और दूसरा केमिकल बॉन्ड के बारे में, जो हमारे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हें आप बेहतर ढंग से याद करिए, जिससे कि आपकी परीक्षा में अच्छे अंक लाए जा सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।